एवरीवन, हमारा चैप्टर नंबर 4 डिटेल में हो गया है बच्चों, दैट इज सप्लाई एनालिसिस। सारे लेक्चर्स आर अवेलेबल ऑन द होम पेज ऑफ द चैनल, यू कैन गो एंड चेक दोज लेक्चर्स आउट। आज के लेक्चर में बच्चों हम टेक्स्ट बुक में जो पेज नंबर 44 है वहां पे जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नंबर 1, when supply curve is upward sloping its slope is dash। मतलब जो हमारा सप्लाई कर्व होता है, याद करिए बच्चों बहुत बार यहाँ पे गलती हो जाती है, हम डिमांड और सप्लाई कर्व को मिक्स कर देते हैं। प्लीज रिमेंबर, जो डिमांड कर्व होता है उसका जो स्लोप है दैट इज डाउनवर्ड और जो सप्लाई कर्व है दैट इज अपवर्ड स्लोपिंग। करेक्ट। अगर कोई भी डाउट होगा, आस्क योरसेल्फ, ट्राई टू जॉट डाउन दैट पर्टिकुलर ग्राफ, दैट जैसे जैसे प्राइस हमारी बढ़ेगी हमारी जो क्वांटिटी सोल्ड है वो भी बढ़ने वाली है। ऑब्वियसली जो सप्लाई कर्व है दैट विल हैव एन अपवर्ड स्लोप। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव। अपवर्ड स्लोप मतलब पॉजिटिव स्लोप। ओके, नेक्स्ट, एन अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम सप्लाई कर्व शोज डैश। अभी सप्लाई कर्व को हम एक बार याद करते हैं बच्चों। अगर सेम सप्लाई कर्व है, दिस इज योर सप्लाई कर्व, और यहाँ पे अपवर्ड मूवमेंट हुआ है तो क्या रीजन हो सकता है? देखिए फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द प्राइस एंड दिस इज द क्वांटिटी सप्लाइड। व्हेन द प्राइस वेंट टू P1 and quantity supplied has also increased to Q1, that is a scenario जब आपका upward movement होगा on the same supply curve। इसका मतलब इसे हम क्या कहते हैं? अगर प्राइस के वजह से देयर इज एन इंक्रीज तो हम इसे बोलेंगे दिस इज एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई। तो हमारा आंसर आएगा सी, एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई। प्लीज रिमेंबर, इस तरह से अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, इट विल जस्ट हार्डली टेक 1 मिनट। इस तरह आप जॉट डाउन कर लीजिए रफ वर्क में एंड देन यू कैन आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन दैट ओके दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सपेंशन और दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इंक्रीज। बिकॉज सिमिलर कॉन्सेप्ट है आपका डिमांड में भी, इंक्रीज डिक्रीज इन डिमांड, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, बट द कर्व्स आर ऑपोजिट। ओके, तो इसके वजह से कोई कंफ्यूजन हो सकता है। अगर आप ठीक से प्रैक्टिस करेंगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, लेकिन बिकॉज ये शुरुआत है प्लीज एंश्योर दैट आप इस तरह से जॉट डाउन कर लीजिए, या आपको बस दिमाग में आपको एक बार देख लेना है दैट ओके दिस इज एन अपवर्ड शिफ्ट, तो क्या होना चाहिए। ओके, गड़बड़ नहीं करना है। ऑब्जेक्टिव टाइप में बहुत स्कोरिंग होता है बच्चों, सो एंश्योर दैट वी गेट दोज मार्क्स। और वो कब मिलेंगे? देन वी आर अटेंटिव। सो बी वेरी वेरी कॉशियस व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग दीज क्वेश्चंस। ठीक है, आगे, और राइटवर्ड शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व शोज डैश। अब हमारा जो सप्लाई कर्व है जब वो राइटवर्ड शिफ्ट होता है इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये ओरिजिनल सप्लाई कर्व है और राइटवर्ड मतलब यहाँ पे अगर सप्लाई कर्व शिफ्ट हो गया मतलब हमारी प्राइस तो कांस्टेंट है बट क्वांटिटी डिमांडेड शायद चेंज हो गई है। इसका मतलब अगर प्राइस कांस्टेंट है बट क्वांटिटी हैज इंक्रीज्ड because of other factors, it will be called increase in supply। तो यहाँ पे हम बोलेंगे राइटवर्ड शिफ्ट का मतलब होता है increase in supply, आंसर डी। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, other factors remaining constant when less quantity is supplied only due to a fall in price। इसे क्या बोलेंगे? मतलब बाकी कुछ भी फैक्टर चेंज नहीं हुआ है बट प्राइस के वजह से अगर क्वांटिटी सप्लाइड चेंज होती है, अगर वो कम हो जाती है तो हम इसे बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। आई होप ये जो चेंजेस इन सप्लाई एंड वेरिएशन इन सप्लाई वाला लेक्चर है ये आप लोगों ने देखा है बच्चों। अगर नहीं देखा है प्लीज गो एंड चेक दैट लेक्चर आउट, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड दीज ऑब्जेक्टिव टाइप्स। ऑलराइट, चलो आगे, नेट एडिशन मेड टू द टोटल रेवेन्यू बाय सेलिंग एन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। कोई भी एक्स्ट्रा यूनिट जब हम सेल करते हैं उसके वजह से रेवेन्यू में जो इंक्रीज होता है उसे हम क्या बोलेंगे? एक्स्ट्रा यूनिट, मतलब मार्जिनल आ गया और ये रेवेन्यू है तो आंसर आएगा मार्जिनल रेवेन्यू। अगर हमें बोला जाता है इंक्रीज इन द कॉस्ट तो हमारा आंसर आता है मार्जिनल कॉस्ट। ओके, एडिशनल यूनिट जहां पे वर्ड आ गया तो आंसर विल ऑलवेज स्टार्ट विद मार्जिनल। ओके, चलो नेक्स्ट, कंप्लीट द कोरिलेशन। फर्स्ट, एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई प्राइस राइजेस। ओके, मतलब अगर सप्लाई एक्सपैंड हुआ है इसका मतलब प्राइस राइज हो गई है, तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई में क्या होगा? जाहिर है सप्लाई कम हो गया मतलब
price falls. अब नेक्स्ट, टोटल रेवेन्यू इज टू डैश, एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला दिया गया है। एवरेज रेवेन्यू मतलब जो टोटल रेवेन्यू है उसे जब हम टोटल क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं तो हमें मिल जाता है एवरेज रेवेन्यू, राइट। ये हमने देखा हुआ एक लेक्चर में पूरे डिटेल में, एवरेज कॉस्ट, एवरेज रेवेन्यू, टोटल कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू, राइट। अब हमें दिया गया है टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या है। क्या होगा टोटल रेवेन्यू? वेरी वेरी सिंपल, जो भी हमारी टोटल क्वांटिटी है उसे जब हम प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल रेवेन्यू हो जाएगा। टोटल रेवेन्यू is price multiplied by quantity, correct? Next, total cost is total fixed cost plus total variable cost, correct? total fixed और total variable cost को जब हम ऐड करेंगे तो total cost हो जाएगा। देखिए, अगर आपने वो वाला लेक्चर नहीं देखा है बच्चों जहां पे हमने इसका डिस्कशन किया है, you might find these objectives difficult, okay? So please go through the lecture ऑन टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मैंने लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में एंड इन द आई बटन, ओके। तो जब हमने वहां पे देखा था टोटल कॉस्ट क्या होता है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट, दैट बिकम्स टोटल कॉस्ट। नाउ एवरेज कॉस्ट क्या होगा? जब जो टोटल कॉस्ट है उसे हम डिवाइड करेंगे क्वांटिटी से तो एवरेज हो जाएगा। तो आंसर यहाँ पे आएगा टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल क्वांटिटी, करेक्ट। आगे, डिमांड कर्व इज डैश, सप्लाई कर्व इज अपवर्ड। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा सप्लाई कर्व का जो स्लोप है वो अपवर्ड है और डिमांड कर्व का जो स्लोप है वो डाउनवर्ड है। यहाँ पे बच्चे बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं, प्लीज रिमेंबर दिस, डिमांड कर्व डाउनवर्ड, सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोप, ओके। नेक्स्ट, डैश इज टू चेंज इन सप्लाई, अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, वेरिएशन ऑफ सप्लाई। तो वेरिएशन ऑफ सप्लाई में क्या होता है, बाकी के जो सारे फैक्टर्स है वो कांस्टेंट होते हैं। क्या चेंज होता है वेरिएशन में? प्राइस चेंज होता है। नाउ चेंज इन सप्लाई में क्या होता है, प्राइस जो है वो कांस्टेंट है लेकिन अदर फैक्टर्स चेंज होते हैं। तो कांस्टेंट क्या है? प्राइस है। तो आंसर आ जाएगा प्राइस इज कांस्टेंट फॉर चेंज इन सप्लाई, राइट। आगे, give economic terms. First one, cost incurred on fixed factor. Fixed factor के cost को हम क्या बोलते हैं? Total fixed cost. Okay, आपको इससे शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखना है, पूरा लिखना है, alright? Cost incurred per unit of output. Per unit जो है उसे हम बोलेंगे average cost, right? Net addition made to the total cost of production. टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में अगर हम कुछ इंक्रीज करते हैं तो इसका मतलब होगा मार्जिनल कॉस्ट, ओके, मार्जिनल कॉस्ट। नेट एडिशन होगा, एडिशन बाय अ सिंगल यूनिट, ऐसे जब वर्ड्स यूज होते हैं तो मार्जिनल वाला कॉन्सेप्ट होता है, ओके। नेक्स्ट, रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड, पर यूनिट आ गया मतलब एवरेज वर्ड यूज होगा, सो एवरेज रेवेन्यू, ओके। आगे, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टॉक एंड सप्लाई। तो ये चैप्टर के स्टार्टिंग में फर्स्ट लेक्चर में हमने डिटेल में देखा था बच्चों दैट स्टॉक और सप्लाई में क्या फर्क होता है, इनके मीनिंग्स क्या होते हैं, ठीक है। अब ये डिस्टिंग्विश बिटवीन में यहाँ पे मैं आपके लिए लेके आई हूँ, इस तरह से आपको डिस्टिंग्विश बिटवीन लिखना है, प्रॉपर टेबुलर फॉर्मेट यूजिंग अ स्केल एंड अ पेंसिल और अ स्केल एंड अ पेन, प्रॉपरली आप इस तरह से लिखोगे। सो फर्स्ट विल बी मीनिंग में क्या डिफरेंस है। स्टॉक किसे कहते हैं हम? स्टॉक इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी अवेलेबल फॉर सेल विद अ सेलर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, ओके। तो ये याद रखना है, जो अवेलेबल फॉर सेल है उसे हम स्टॉक कहते हैं, लेकिन हमारा सप्लाई क्या होता है? सप्लाई is the quantity of a commodity that a seller is willing and able to offer for sale. See the words that are being used. Offering for sale and available for sale. ये दो अलग अलग चीजें हैं। Available है तो स्टॉक हो जाता है, लेकिन जब वो ऑफर होता है तो वो हो जाता है supply. So supply is the quantity that of a commodity that a seller is willing and able to offer for sale at a given price ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। तो हमने जब सप्लाई बताया है बच्चों, प्राइस और टाइम दोनों के कॉन्टेक्स्ट में बताया है। डिमांड में भी हम सेम करते थे, प्राइस एंड टाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं डिमांड एंड सप्लाई के लिए, ओके। डिपेंडेंसी, स्टॉक इज द सोर्स ऑफ सप्लाई। सप्लाई कहां से आता है?
पहले स्टॉक होना चाहिए, तब जाके सप्लाई आएगा. It is potential supply. Stock is potential supply. Hence, stock decides the supply of a commodity. मतलब stock के ऊपर supply dependent है, इसलिए stock को हम potential supply भी कहते हैं, right? And supply is derived from stock. Hence, supply cannot decide stock of a commodity. Okay? तो ये ध्यान रखना है हमें कि जो supply है that is dependent on stock. Stock will decide कि कितना supply होना चाहिए. Correct? आगे. Stock can be increased by increasing production. अगर किसी भी चीज का हमने प्रोडक्शन ज्यादा किया तो उसका स्टॉक बढ़ जाएगा. लेकिन सप्लाई कब बढ़ेगा? सप्लाई बढ़ाने के लिए हमें स्टॉक बढ़ाना पड़ेगा. तो इस तरह से वो डिपेंडेंट है. सप्लाई इज डिपेंडेंट ऑन स्टॉक एंड स्टॉक इज डिपेंडेंट ऑन प्रोडक्शन. ऑलराइट. नेक्स्ट, रिलेशनशिप. नॉर्मली स्टॉक एक्सीड सप्लाई. किसी भी चीज का जो हमारे पास टोटल प्रोडक्शन है दैट इज ऑब्वियसली गोइंग टू बी मोर और इट विल बी इक्वल टू द सप्लाई. उससे कम नहीं हो सकता है. सो स्टॉक विल ऑलवेज बी मोर देन द सप्लाई और सप्लाई कैन बी लेस देन और इक्वल टू स्टॉक. इट कैनॉट एक्सीड स्टॉक. प्लीज रिमेंबर, अगर हमने जो क्वांटिटी मैन्युफैक्चर की है वो 100 यूनिट्स है तो मैक्सिमम हमारा जो सप्लाई है वो 100 होगा या 100 से कम होगा, 90, 80, 70 व्हाटएवर. लेकिन वो 100 से ज्यादा 110, 120 ये हो ही नहीं सकता. तो जो स्टॉक है दैट विल ऑलवेज बी मोर और इक्वल टू सप्लाई. ठीक है. एंड लास्ट कॉन्सेप्ट, स्टॉक इज अ फिक्स्ड एंड इनइलास्टिक कॉन्सेप्ट. मतलब किसी भी चीज का स्टॉक अगर मुझे बढ़ाना है तो इट इज नॉट वेरी इजी. मुझे पूरा प्रोडक्शन वापस करना पड़ेगा, राइट? तो इट इज रिलेटिवली फिक्स्ड कॉन्सेप्ट. लेकिन जो सप्लाई है इट इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट. जब जब मुझे जरूरत है, जब जब मुझे ऐसे लग रहा है कि बाबा प्राइस इंक्रीज हो रही है, आई कैन इंक्रीज माय सप्लाई. सो सप्लाई इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट एंड स्टॉक इज अ फिक्स्ड कॉन्सेप्ट. गेटिंग इट? इस तरह से बच्चों आपको ये डिस्टिंग्विश बिटवीन लिखना है, प्रॉपर सारे पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन करने. आई होप ये बहुत अच्छी से आपको समझ गया है. बच्चों अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, अगर एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ रहा है, डू हिट द लाइक बटन, do subscribe and do share these lectures with your friends and colleagues. बच्चों, in a classroom setup, I can understand from your expressions that how are you finding the lectures. But in this particular setup, it is difficult for me to understand unless and until you show your appreciation by hitting the like button and by commenting in the comments below. So let the comments pour in and do share these lectures with your friends and colleagues. Thank you so much. ओके, चलो नेक्स्ट, एक्सपेंशन एंड इंक्रीज इन सप्लाई. देखिए अब एक्सपेंशन एंड इंक्रीज इन डिमांड भी हो सकता है और आप अभी सप्लाई लिख रहे हो तो दोनों को आपको खिचड़ी नहीं बनाना है. अब आप सप्लाई वाले चैप्टर में हो सो प्लीज यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करिए, डिमांड को आपको साइड में रखना है. अब हमें देखना है एक्सपेंशन इन सप्लाई मतलब क्या होगा. किसी भी चीज का एक्सपेंशन मतलब ज्यादा हो गई क्वांटिटी, और वो क्यों होती है एक्सपेंशन में? बिकॉज जो प्राइस है वो बढ़ गई और बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट होते हैं, राइट? तो उसे हम एक्सपेंशन बोलते हैं. तो मीनिंग क्या होगा? इट रिफर्स टू राइज इन द क्वांटिटी सोली ड्यू टू राइज इन प्राइस. सिर्फ और सिर्फ प्राइस के चेंज के वजह से क्वांटिटी सप्लाइड चेंज हो गई तो दैट इज एक्सपेंशन. लेकिन जो इंक्रीज है वो क्या होता है? प्राइस इज कांस्टेंट बट अदर फैक्टर्स आर फेवरेबल, जिसके वजह से सप्लाई बढ़ गया तो हम बोलेंगे इंक्रीज इन सप्लाई. सी, इट रिफर्स टू राइज इन द क्वांटिटी सप्लाइड solely due to favorable changes in other factors such as fall in prices of inputs, fall in tax rates, etc. तो other factors के change और price का change ये difference है. तो यहाँ पे constant क्या है? Expansion में other factors are constant और increase में price is constant. अब आपको क्या करना है? एक supply curve बनाना है. देखिए expansion of supply में क्या हो रहा है? Original price was P and original quantity is Q, तो M was your intersection point. ठीक है. अब क्या हो गया? प्राइस बढ़ गई जिसके वजह से क्वांटिटी हैज आल्सो गॉन अप, तो Q से Q1 क्वांटिटी हो गई और प्राइस P से P1 हो गई. उसके वजह से इंटरसेक्शन पॉइंट भी अपवर्ड मूव हो गया N पे. SS इज आवर सप्लाई कर्व. इसका मतलब क्या हुआ? एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई में देयर इज एन अपवर्ड मूवमेंट ऑन द सेम
सप्लाई कर्व। तो यहां पे आपको लिखना है एक्सपेंशन लीड्स टू एन अपवर्ड मूवमेंट ऑन द सेम सप्लाई कर्व ड्यू टू राइज इन द प्राइस, राइट। और इंक्रीज में क्या होगा, देखो ओरिजिनल P एंड Q है, इंटरसेक्शन पॉइंट M है, तो हमारा SS इज द ओरिजिनल सप्लाई कर्व। अब क्या हो गया, प्राइस कांस्टेंट थी लेकिन अदर फैक्टर्स के वजह से इंक्रीज हो गई क्वांटिटी सप्लाइड, तो क्वांटिटी सप्लाइड Q1 हो गई, इंटरसेक्शन पॉइंट इज नाउ N, तो S1 इज आवर न्यू सप्लाई कर्व। मतलब हमारा जो सप्लाई कर्व है दैट हैज शिफ्टेड टू द राइट। तो हम क्या बोलेंगे, इन इंक्रीज इन सप्लाई, सप्लाई कर्व शिफ्ट्स टू द राइट ऑफ द ओरिजिनल कर्व। गेटिंग इट? पहले आप मीनिंग बताएंगे, कौन सी चीज कांस्टेंट है, थर्ड एंड फोर्थ में आपको कर्व बना के उसे एक्सप्लेन करना है। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्शन एंड डिक्रीज इन सप्लाई। कॉन्ट्रैक्शन मतलब हमारी जो क्वांटिटी है वो कम हो गई, अभी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई होता है बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन प्राइसेस, तो इट रिफर्स टू फॉल इन द क्वांटिटी solely ड्यू टू फॉल इन द प्राइस। solely सिर्फ और सिर्फ प्राइस के चेंज के वजह से जब हमारी क्वांटिटी सप्लाइड कम हो गई तो हम कॉन्ट्रैक्शन कहेंगे, और बाकी फैक्टर्स के चेंज के वजह से प्राइस कांस्टेंट थी लेकिन बाकी फैक्टर्स अनफेवरेबल होने के वजह से हमारी क्वांटिटी सप्लाइड कम हो गई, तो हम बोलेंगे डिक्रीज इन सप्लाई। इट रिफर्स टू फॉल इन द क्वांटिटी सप्लाइड solely due to unfavorable changes in other factors such as increase in prices, increase in taxes, etc. Okay? Same point अगर आपका होगा यहाँ पे कि other factors are constant और decrease में price is constant. और third and fourth point में आपको explain करना है आपका supply curve. तो supply curve for contraction में क्या हुआ देखो, original P was the price and Q was the quantity supplied, N was the intersection. अब क्या हो गया, प्राइस आपकी कम हो गई जिसके वजह से क्वांटिटी हैज आल्सो गॉन डाउन, सो Q से Q2 क्वांटिटी आपकी हो गई है और प्राइस P से P2 हो गई। मतलब सेम सप्लाई कर्व में आपका जो शिफ्ट है दैट इज डाउनवर्ड। तो यहाँ पे आप लिखोगे पॉइंट नंबर 3, कॉन्ट्रैक्शन लीड्स टू अ डाउनवर्ड मूवमेंट ऑन द सेम सप्लाई कर्व। ओके, और डिक्रीज में क्या हो गया, देखो डिक्रीज में P और Q ये ओरिजिनल प्राइस और क्वांटिटी है और आपका सप्लाई कर्व है SS, ठीक है। सेम प्राइस पे अब आपकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो कम हो गई, Q2 हो गई, तो आपका सप्लाई कर्व हो गया S2 दैट मींस सप्लाई कर्व हैज शिफ्टेड टू द लेफ्ट। तो यहां पे आप लिखोगे द सप्लाई कर्व शिफ्ट्स टू द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिनल सप्लाई कर्व। ओके, एंड लास्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन क्या है आपका, एवरेज रेवेन्यू एंड एवरेज कॉस्ट। एवरेज रेवेन्यू क्या होगा, जो टोटल रेवेन्यू है उसे जब हम टोटल क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे तो एवरेज रेवेन्यू हो जाएगा, और टोटल कॉस्ट को जब टोटल क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे तो एवरेज कॉस्ट हो जाएगा। सो लेट अस सी द डिस्टिंग्विश बिटवीन, मीनिंग एवरेज रेवेन्यू refers to revenue per unit of quantity sold, per unit of quantity sold जो होता है that is average revenue, and average cost refers to cost per unit of quantity produced। एक यूनिट ऑफ क्वांटिटी प्रोडक्शन के लिए जो कॉस्ट है that is average cost, and एक यूनिट ऑफ क्वांटिटी सोल्ड का जो रेवेन्यू है that is average revenue। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, it is calculated by dividing total revenue by total number of units sold। तो आपको इस तरह से थर्ड पॉइंट में फॉर्मूला लिखना है, एंड कॉस्ट के लिए क्या आएगा, इट इज कैलकुलेटेड by dividing total cost by total number of units produced। तो वर्ड यहाँ पे क्या है देखो, units produced and units sold। okay, so average cost is total cost divided by total quantity produced। okay, और यहाँ पे था total quantity sold। आप चाहे तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, 2000 is the total revenue for selling 20 units, so the average revenue will be 2000 upon 20। इस तरह आपको लिखना है। आप कॉस्ट के लिए भी आप लिख सकते हो that the total cost for producing 10 units was 5000, so what is the cost of one unit, 5000 divided by 10। इस तरह आप एग्जाम्पल भी दे सकते हो if time permits। alright, and last relationship, normally okay, normally एवरेज रेवेन्यू विल ऑलवेज बी मोर देन एवरेज कॉस्ट। जाहिर है ना, जो भी आपका कॉस्ट है पर यूनिट उससे ज्यादा पे ही आप किसी भी कमोडिटी को बेचोगे, तो एवरेज रेवेन्यू
will always be more. और उसी तरह से आपको लिखना है that average cost normally will be less than average revenue. इस तरह आपको ये distinguish between लिखना है. Okay? Next question. Observe the following table and answer the questions. So price दी गई है हमें, price बढ़ रही है 10, 15, 20, 25, 30 इस तरह से, और अगर प्राइस बढ़ रही है तो क्वांटिटी सप्लाइड ऑल्सो हैज टू गो अप. तो यहाँ पे 10 प्राइस पे क्वांटिटी सप्लाइड इज 200. सो 15 पे कितना ये हमें लिखना है, और 20 पे क्वांटिटी सप्लाइड इज 300. तो वैसे देखा जाए बच्चों, जैसे प्राइस इंक्रीज होगी क्वांटिटी सप्लाइड भी इंक्रीज होगी, राइट? अब जब प्राइस 10 है, क्वांटिटी सप्लाइड 200 है, तो 15 पे क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ेगी, लेकिन वो कितनी होगी? इट कैन बी एनीवेयर फ्रॉम 201 टू 299. ऑलराइट, बट ये यहाँ पे ईज के लिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं 250, बट ये जरूरी नहीं है बच्चों, ओके, दैट वो इसी तरह मूव हो. इंक्रीज तो होना है, लेकिन वो कितने से होगा? दैट कैन बी एनीथिंग फ्रॉम 200 टू 299. यहाँ पे मैं 250 लिख रही हूँ बिकॉज ये 50-50 का यहाँ पे डिफरेंस है. सो 300, 350, यहाँ पे 400, 450 एंड 500, बिकॉज इस तरह से कोरिलेशन यहाँ पे दिया गया है. बट फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट इस तरह जरूरी नहीं है, इंक्रीज होना जरूरी है. ठीक है, आगे. कंप्लीट द अबव सप्लाई शेड्यूल, ड्रॉ डायग्राम फॉर द अबव सप्लाई शेड्यूल. अब ये तो आपको आ जाएगा एक्स और वाई एक्सिस पे, आपको ये जॉट डाउन करने हैं पॉइंट्स, और आपका अपवर्ड स्लोप पे सप्लाई कर्व बन जाएगा. एंड स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई. तो जब आपने सप्लाई कर्व बनाया है तो बस आपको उसे एक्सप्लेन करना है that when the price was 10, quantity supplied was lowest 200 units, but gradually as the prices increased, quantity supplied also started increasing, and when the price was highest at 40, quantity supplied was also highest at 500. So thus we can state that there is a direct relationship between price and quantity supplied. Okay, चलो आगे. Observe the market supply schedule of potatoes. तो यहाँ पे fill in the gaps करना है आपको. तो market supply, as we know, it will be a total of A plus B plus C. तो total हमारा market supply 100 है, तो हमें A निकालना है. तो हम कैसे करेंगे? 100 minus 45 minus 25 कितना आ रहा है? This is 35. Next, अब this will be A plus B plus C. This is how much? 112. ओके, अगेन थर्ड में क्या आएगा? 155 minus 55 minus 40, this is 60, and last 154 minus 50 minus 44, that gives us 60. ओके, अब हमें क्या पूछा गया है? देखिए, कंप्लीट करना है ये. एंड सेकेंड, ड्रॉ द मार्केट सप्लाई कर्व एंड एक्सप्लेन इट. ऑलराइट, तो ये सप्लाई कर्व हमें यहाँ पे बनाना है बच्चों. तो जब हम ये सप्लाई कर्व बनाएंगे बच्चों, तो यहाँ पे देखेंगे दैट हमारा जो सप्लाई है इट हैज गॉन अप फ्रॉम 100 टू 112. उसके बाद 112 से वापस 155 इट हैज अगेन इंक्रीज्ड. लेकिन 155 से 154 यहाँ पे ये कांस्टेंट है, इवन दो द प्राइस हैज गॉन अप. ये आपको यहाँ पे प्लॉट करना है, ओके, ग्राफ बनाना है. तो जब आप ग्राफ देखेंगे तो ये इंक्रीज हो रहा है और उसके बाद वो स्टैग्नेंट हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कैसे करना है बच्चों. इंक्रीज हुआ है सप्लाई इन द क्वांटिटी विद एन इंक्रीज इन द प्राइस, लेकिन आफ्टर अ पर्टिकुलर पॉइंट वो इंक्रीज नहीं हो पाया. इसका मतलब दिस इज एन एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ सप्लाई. व्हाई? बिकॉज ये देखिए यहाँ पे शेड्यूल ऑफ पोटैटोज है, एग्रीकल्चरल गुड्स है, तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म में आप कितना सप्लाई इंक्रीज कर सकते हो? देयर इज अ लिमिट, राइट? आप बहुत ज्यादा सप्लाई तो इंक्रीज नहीं कर सकते बिकॉज प्रोडक्शन झट से तो नहीं होता. इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, राइट? दैट इज व्हाई जो एग्रीकल्चरल गुड्स है वो एक्सेप्शन है लॉ ऑफ सप्लाई का, हमने देखा हुआ है. व्हाई? बिकॉज टू अ सर्टेन एक्सटेंट व्हेन द प्राइस गोज अप यू कैन इंक्रीज द सप्लाई, बट आफ्टर दैट इवन इफ द प्राइस इज इंक्रीजिंग, देखिए यहाँ पे प्राइस इंक्रीज हो गई, सप्लाई कांस्टेंट है, यू कांट इंक्रीज सप्लाई आफ्टर अ पर्टिकुलर लेवल. Okay, so here you will write, because these are agricultural goods, these are an exception to the law of supply as we can see from the graph. Okay, आपको proper plot करना है ग्राफ को with the help of a scale and a pencil. Okay, proper presentation करेंगे ना बच्चों तो बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको. All right? Okay, चलो next क्या है? Answer the following questions. Explain the concept of total cost and total revenue.
ये बहुत डिटेल में हमने लेक्चर्स में देखा हुआ है बच्चों। जिस किसी ने लेक्चर नहीं देखे हैं, मैं आई बटन में लिंक दे रही हूँ, प्लीज गो एंड चेक दोज लेक्चर्स आउट, तो आंसर इन डिटेल आपका हो जाएगा कवर। डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई का भी हमने अलग से एक लेक्चर देखा था, आई एम गिविंग द लिंक। आंसर इन डिटेल, स्टेट एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ सप्लाई विद एक्सेप्शंस, तो इसका भी मैं लिंक दे रही हूँ। डू गो एंड चेक दीज लेक्चर्स। बच्चों ये जो 3 लॉज है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ सप्लाई, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बोर्ड एग्जाम्स। प्रॉपर आपको वो शेड्यूल के साथ, ग्राफ के साथ, विद द हेल्प ऑफ assumptions, एक्सेप्शंस, टोटली बहुत अच्छे से लिखते आना चाहिए, तो आपके बहुत सारे मार्क्स गारंटीड हो जाएंगे। और सिर्फ 3 लॉस है जो आपको बहुत ही अच्छे से कर रहे हैं, ठीक है। आई होप यहां तक अच्छी से समझ गया है लेक्चर। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।